नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। मानसरोवर कॉलोनी में एक दवा व्यवसायी के यहां पड़े छापे के बाद उसके यहां से सप्लाई होने वाली सभी दवाइयों पर रोक लगा दी गई है। पीछे जो राज है उसको बता दें आपको। 27 तारीख को उमर मेडिकल हॉल है, उसके स्टोर में छापा मारा गया था। तो उसने जो दवाओं का बिल प्रस्तुत किया उस तारीख से आगे के प्रस्तुत कर दिया, जो संदेह घेरे में पैदा हो गया। और जब पूछताछ में पता चला कि सामान दवा कहाँ से आया है, बिल कहाँ से है, तो ये पता चला कमल फार्मास्यूटिकल मानसरोवर में स्थित है, उसके यहाँ लिया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कमल फार्मास्यूटिकल मानसरोवर में कॉलोनी में छापा डाला गया। तो वहाँ पर पाया गया कि कॉलेज ने दरवाज़ा अपना बंद रखा। वहाँ जाने पर काफ़ी फोटो जब ये उसके सिर पर रोक लगाया जा रहा तत्काल, तब किसी तरह से आया और आने के बाद उन्हें दवाओं के परचेज का कोई बिल नहीं प्रस्तुत किया। मांगा गया कि जो भी दवा तुमने बेचा उसका बिल प्रस्तुत करो, तो दिखा नहीं पाया। करीब 30,000 की दवाएँ जो सामने आई उस पर तत्काल रोक लगा दिया गया, इसकी बिक्री नहीं की जाएगी। इन दवाओं में क्रीम, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल दवाएँ भी शामिल हैं। और इसकी जो कमल फार्मास्यूटिकल है बहुत बड़ा होलसेलर है, इसकी दवाएँ पूरे जिले में सप्लाई होती है। और इसे जो बिल ना दिखाया, इससे स्पष्ट होता है कि नंबर 2 का काम। खाद्य सामग्री के कारोबारियों की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक शिविर लगाने का फैसला किया गया है। गुलजारीमल धर्मशाला में लगने वाले इस शिविर के दौरान सभी व्यापारी अपने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण तथा नया लाइसेंस बनवा सकते हैं। और बहुत सारे सामानों की बिक्री हो रही है डे बाई डे, तो खाद्य पदार्थों के बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन का आवश्यक होता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ऑफिस में बाबू नहीं मिला, इंस्पेक्टर नहीं मिले, दिक्कतें होती हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक पूरा कैंप शहर में लगाया जा रहा है। ये गुलजारीलाल धर्मशाला में लगाया जाएगा और 16 तारीख को प्रातः 10 से 4 बजे तक चलेगा। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाना सूचित हुआ है। और इसमें जो खाद्य व्यवसायी डिफरेंट प्रकार के जो हैं जो भी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्टर्स, मुर्गी, अंडा जो भी है, रेवड़ी, मूंगफली, पान की दुकानें, आटा, मसाला, पिसाई चक्की, चावल, किराना तेल, मेडिकल, होटल, रेस्टोरेंट, सभी जूस, समस्त फल सब्जी विक्रेता, समस्त मदिरा भंडारा वाले ये अपना आकर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है 2 फोटो ले आएँ और ID प्रूफ की छाया प्रति लाएँ और पैसे की प्रति लें कहाँ पर जहाँ बिक्री करते हैं। और देखिए लाइसेंस प्राप्त करने की जो चीज़ें हैं, ID होना जरूरी है, पैसे को पता होना चाहिए और ले आउट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कहाँ बिक्री करेंगे, अंडरटेकिंग होना चाहिए कि हम यहाँ पर बेचेंगे अपना प्रोडक्ट। और इससे बन जाने से एक तो उनको भी सुविधा रहेगी और दूसरी तरफ से ये होगा कि गलत सामान जो लोग बेचते हैं इधर उधर उसको भी कम। रमजान के दौरान रोजेदारों को कोई समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम करते हुए बिजली विभाग के साथ ही नगर निगम को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। रमज़ान के महीने में नमाजियों और रोज़ा रखने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी अधीनस्थों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि इस समय ना तो बिजली की कोई समस्या आए, ना ही पानी की कोई दिक्कत किसी को आनी चाहिए। सभी चीज़ समय पर उपलब्ध हो ताकि रोज़ेदार इस भयंकर गर्मी में रोज़े में किसी भी प्रकार की किसी परेशानी का सामना ना कर सकें। अधिकारी जैसे एक्सियन, हाइडल, एक्सियन, जल निगम, मंडी, ये रमज़ान के दौरान प्रकाश व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अन्य जो जन सुविधाएँ हैं वो त्वरित जो है रमज़ान के माह में मिले ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई ना हो। इसके अतिरिक्त रमज़ान के दौरान वस्तुएं महंगी ना हों, इसके ऊपर भी जो है नियंत्रण रखा जाएगा। और सेकेंडली जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो जनपद में सद्भाव है, लेकिन फिर भी ये हमने पर्याप्त व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति इसमें अनावश्यक रूप से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करे जिससे हमारे रमज़ान त्यौहार को मनाने में कोई हमें कठिनाई महसूस हो। इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट और जो संबंधित क्षेत्राधिकारी हैं, SP सिटी साहब हैं, मैं हूँ, तो हम निरंतर जो है इसके ऊपर
नियंत्रण रखेंगे और समय समय पर जो है सब लोगों से बात करेंगे। अभी मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जनपद के पत्र जारी कर दिया। मैं दूरभाष से उनसे बात भी करूँगा और उनको समझा दूँगा कि इस त्यौहार को जो है हम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक रूप से मनाएं। मुरादाबाद शहर में सभी सुविधाएं, क्योंकि पानी है, बिजली है, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी, वो सभी लोगों को मिलेगी। तो इस तरह का मेरा संदेश है। यही मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे। थाना मझोला क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का कुछ लोगों द्वारा लिंग परिवर्तन करा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक द्वारा एसएसपी से की गई। चंदौसी के गोलागंज निवासी सरवरी पत्नी कल्लू ने एसएसपी को एक ज्ञापन देकर कहा है कि वो मोहल्ला गोलागंज चंदौसी की रहने वाली है। उसके पति का 7 साल पहले निधन हो चुका है। उसका लड़का इफ्तिखार मुरादाबाद और आसपास के जिलों में रामलीला में डांस करता था तथा करबला गली नंबर 3 अकील के मकान में किराए पर रहता था। करीब 3-4 माह पहले उसके लड़के को कोयल और बीरू निवासी टीचर कॉलोनी जयंतीपुर मिला और कहने लगा कि हम भी डांस और गाना आदि का काम करते हैं और बहला फुसलाकर उसके लड़के को टीचर कॉलोनी जयंतीपुर ले गया और 10-15 दिन अपने घर में रखा। इसके बाद उसकी मौसेरी बहन फरजाना राजा उर्फ चगोत्रा उसके लड़के को मिलते रहे और कहते रहे कि तुम बहुत अच्छी कंपनी में काम करोगे, हम तुम्हें लगवा देंगे। दिनांक 14 फरवरी 2015 की सुबह कोयल उर्फ बीरू उससे कहने लगा कि फरजाना की तबीयत ठीक नहीं है, फरजाना को डॉक्टर के पास ले जाना है। इसके बाद उसे धोखे से वहां से ले गए। कोयल और उर्फ बीरू फरजाना राजा उर्फ चगोत्रा टीचर कॉलोनी के निवासी हैं, जो कि डॉक्टर इंदिवर जिगर कॉलोनी में उसको लेकर गए और उसे नशीली दवा खिलाने के बाद उसके लड़के का लिंग परिवर्तन करवा दिया। खाने चल रहे हैं। इन्होंने रास्ते में मुझे चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद मुझे होश नहीं रहा। इन्होंने मुझसे कहा साइन कर दे, क्या नाम है, इन्होंने कहा डॉक्टर ने साइन करो, आप क्या नाम है तुम जितने जने आए सब साइन करो। इन्होंने साइन ले ली मुझसे। साइन के बाद ऐसे मेरे साथ कर दिया। फिर मुझे होश नहीं रहा। होश आया तो मैंने ये कहा तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कराया। तो मैंने ये बोला तो बोले अगर तू किसी से कहेगा तो हम तुझे मार देंगे। तो मैं ऐसे पड़ा रहा जयंतीपुर में इनके घर पे। जब मुझे थोड़ा चलने लायक हुआ तो मैं अपने घर लौट गया। जब मेरी माँ ने इलाज कराया, मेरे डैडी नहीं है, 7 साल एक्सपायर हो गए, मेरी डैडी को हो गया। मेरी माँ और मेरे बहन की शादी थी तो मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ पर। तो जब मैं पहुँचा, जब मेरी माँ ने इलाज कराया, मेरी माँ बोली काय का, मैं क्या लिंक कटवा दिया मेरा उस कोयल और बीरू ने। और मेरे घर भी बुलाने आए थे प्रोग्राम के लिए। घर से लेकर इंदिवर डॉक्टर जिगर कॉलोनी, जिगर कॉलोनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यहाँ से आया हूँ इनके लिए कार्रवाई करने के लिए। ये मुझे मोबाइल पर धमकी के देते हैं। अब कहते हैं अब तुम मुरादाबाद आएगा तो हम तुझको मरवा देंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इसके लिए तो कुछ होना चाहिए। क्या क्या नाम थे सबके? बीरू उर्फ कोयल, राजा उर्फ चगोत्रा, और तबीयत खराब उसकी हुई थी फरजाना की, उसकी मौत। बहरहाल ये नया मामला सामने आने से नया हड़कंप का माहौल बन गया है। बताते चलें कि डॉक्टर इंदिवर द्वारा दी गई रसीद भी पीड़ित द्वारा एसएसपी के सामने पेश की गई है, जिसमें
चिकित्सक के नाम के साथ ही उस पर लिखी हुई 18,500 रुपये की धनराशि भी साफ अंकित है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये मामला कहीं ना कहीं सच है और इसमें डॉक्टर की भी मिलीभगत हो सकती है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि 5 जून को नगर निगम की एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बच्ची निशा यास्मीन को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मामला 2 थानों और 2 सीओ क्षेत्रों के बीच का है, इसलिए चालक की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर इसको टाल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में 5-6 लोगों की मौत नगर निगम की ट्रैक्टर ट्रॉली से इसी क्षेत्र के अंदर हो चुकी है, जिससे जनता में कड़ा विरोध है। जनता अब सड़कों पर उतर आई है। पुलिस ने बलपूर्वक तरीके से लाठी भांजी, जिसमें 50 लोग घायल हुए। क्षेत्र की जनता छात्रा निशा यास्मी को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रही थी, जो कि छात्रा राष्ट्रीय धन होता है, उसका मुआवजा 15 लाख ही बनता है। पुलिस ने प्लानिंग के तौर पर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया और उनके घर पर सीढ़ियां लगाकर दबिश भी दी गई, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। औरतें और बच्चे डरे हुए हैं, इसलिए मोर्चा इसकी CBCID जांच की मांग करता है और जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को वापस लिए जाने की भी मांग की है। इस दौरान इसरार अहमद, मकसूद हुसैन, हाजी मोहम्मद इकबाल, रजनी, सुरमिला, बबली, पुष्पा देवी, धनमती आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। बच्चा था, हम रमजान से पहले या रमजान के मुल्जिम हैं, अगर हमने अपनी लाश को रखकर हम पूछना चाहते हैं। आज 5 तारीख को एक मासूम बच्ची जो नगर निगम के ट्रैक्टर के नीचे दबी, बहुत भोली थी, पूरा मोहल्ला प्यार करता था, सारे लोग उससे प्यार करते थे। उसके बाद में जब बच्ची मरी तो नासिक तो यह मानना जाता है कि हमारे संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम धरना प्रदर्शन करें, हम विरोध करें। कुछ साथियों ने विरोध किया तो मुरार के अंदर पुलिस प्रशासन ने एक जालिमाना तरीके से लाठियां भी इन पर भाजी। मुल्जिम पुलिस थी, 2 थानों के बीच में और 2 सीओ के बीच में घटना बीती। अभी तक मुल्जिम नहीं पकड़ा गया और हमारे घरों पर रातों को दबिश दी जा रही है। हमको क्रिमिनल है जो हमारे घरों पर दबिश दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पहले आप सूचित करेंगे तब उसके बाद में आप हमारे घर पर आ सकते हैं। तो इसलिए आज हम इसका विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में सरकार के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम चाहते हैं कि जितने लोगों पर मुकदमे लगाए गए हैं ये फर्जी मुकदमे हैं, इनको वापस लिए जाए। जब उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं तो जनता से मुकदमे वापस क्यों नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि जनता पर बेगुनाह मुकदमे लगे हैं। इस कड़ी के अंदर हमारा ये नोटिस है और अगली लड़ाई जो होगी इनसे आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब लग ये रहा है इस मुराद के अंदर शरीफ एक तरफ हो जाएंगे और गुंडे एक तरफ हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस अंदाज से काम कर रही है, आज पुलिस का जो है वो सामाजिक करीकरण छोड़कर बल्कि समाजवाद की एक रखेल बन। यूपी बाल श्रम कर्मचारी यूनियन ने अपनी समस्याओं के संबंध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके नारेबाजी की। इस दौरान एक ज्ञापन जिलाधिकारी को हस्तगत कराया गया। यूपी राष्ट्रीय बाल श्रम कर्मचारी यूनियन ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजे गए ज्ञापन में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 90 बाल श्रम हितकारी केंद्र संचालित हैं। उन केंद्रों पर बच्चों की संख्या भी पूरी थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष से न्यू प्रवेश पर स्थानीय स्तर पर रोक लगा दी गई। सच्चाई ये है कि मुरादाबाद शहर में बड़ी संख्या में चाइल्ड लेबर है, उनको मुख्य धारा से जनहित में जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2013-14 में NGO द्वारा व विद्यालयों के स्टाफ द्वारा सर्वे कराया गया था। चाइल्ड लेबर की सूची संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई थी, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया शुरू न कराकर विद्यालय सितंबर 2014 में बंद करा दिए गए, जबकि विद्यालय को संचालित करने का शासन आदेश सितंबर 2015 तक है।
फिर भी बिना किसी पूर्व सूचना के स्टाफ को बेरोजगार कर दिया गया तथा भवन स्वामियों का किराया तक विभाग ने नहीं दिया है और ना ही 16 माह का मानदेय का भुगतान किया गया है। मुरादाबाद में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं जो कि ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, बाजारों में, घरों के अंदर तमाम कारखानों में काम करते हैं। उनका बचपन बर्बाद हो रहा है, वो शिक्षा से वंचित है। चाइल्ड लेबर डे पर उनके द्वारा मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में बाल श्रमिकों का सर्वे कराकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए तथा बाल श्रम समाप्त कराया जाए। बाल श्रम से कार्य कराने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ढाबों, दुकानों, कारखानों तथा घरों में जूठन साफ करने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाए। बाल श्रम हितकारी केंद्रों को पुनः संचालित कराया जाए तथा बाल श्रम हितकारी केंद्रों के समस्त स्टाफ का 16 माह का भुगतान कराया जाए। भवन स्वामियों के किराए का भी भुगतान कराया जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा बाल श्रम हितकारी केंद्रों के स्टाफ के रोजगार की व्यवस्था समायोजन द्वारा की जाए। इस मौके पर प्रीति चौधरी, सचिव यूपी राष्ट्रीय बाल श्रम कर्मचारी यूनियन कहकशान, निरंकार स्वरूप, साबिहा, नासिर, भावना, रोहताश कुमार राजपूत, शोभा डे आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्रम क्यों जवाब दो, मुख्य धारा बाल श्रम पर रोक लगाओ, बाल श्रम पर रोक लगाओ, मुख्य धारा से जोड़, बाल श्रम पर रोक लगाओ। चाइल्ड लेबर डे है। चाइल्ड लेबर डे पर हमारा जुलूस अम्बेडकर पार्क से यहाँ डीएम कार्यालय तक आया है और हम शासन को एक ज्ञापन देंगे कि मुरादाबाद शहर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ चाइल्ड लेबर है। ढाबों पे, चाय की दुकानों पे, घरों में और तमाम मार्केट में छोटे छोटे बच्चे जिनका जीवन इस समय पढ़ने में लगना चाहिए था, खेलने का उनका समय था, वो ढाबों पर तमाम जगह काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, डीएम साहब कंपाउंड में कल हमने सर्वे किया तो 25 बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कि बाल श्रमिक बच्चे। तो हम चाहते हैं कि ये बाल श्रम बंद हो और जो बाल श्रम विद्यालय चल रहे थे उनको पुनः संचालित किया जाए और इन बाल श्रमिकों को वहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति का आंकलन किया जाए कि बच्चे क्यों काम पर कर रहे हैं, किस मजबूरी में इन पर काम पर भेजा जा रहा है। ताड़ी खाना चौक पर कनिष्क के नाम से एक लेटेस्ट डिजाइन के कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन किया गया है, जहां पर आपको सभी प्रकार के कपड़े उचित दाम में मिलेंगे। ताड़ी खाना हैलेट रोड पर सहगल पॉइंट्स का ही एक नया शोरूम खुला है जिसका नाम कनिष्क गारमेंट्स है। इस गारमेंट्स की दुकान पर सभी प्रकार के कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। इस शोरूम का उद्घाटन सहगल पॉइंट के प्रोपराइटर टोनी सहगल ने फीता काट कर किया। यहाँ पर पर्स, गॉगल्स, कैप्स, कुर्तियाँ, डिजाइनर कपड़े, किड्स की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, घड़ियाँ गर्ल्स और जेंट्स के लिए, इसके अलावा बेल्ट आदि भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है तथा नया शोरूम होने के कारण यहां पर फिलहाल 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तूने कुछ नहीं लिया? अरे वो तो फोन तो मेरे पास है, फोन नहीं मिला। रोल दिया। आज भी क्या उद्घाटन हुआ था? भैया हमने अभी नया स्टोर खोला है कनिष्क लाइफस्टाइल के नाम से, सिटी हार्ट में, गुरुद्वारे के बिल्कुल बराबर में आपका जीएमडी रोड पर। और हमारे यहाँ पे सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे लेडीज़ जंप सूट्स, ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड ऑल, सब कुछ अवेलेबल है। बाकी एसेसरीज़ में हमारे पास वॉचेज़ हैं, ब्रांडेड वॉचेज़ हैं, शेड्स हैं, आपके बेल्ट्स होंगी,
और आपके वॉलेट्स, क्लचेस, शेड्स, ऑलमोस्ट सब कुछ है। बाकी उसके अलावा हमने जो रखा है वो हमारे पास किड्स की वैरायटी है। किड्स में हमारे पास सारे किड्स में बॉयज़ से लेके गर्ल्स में 0 साइज़ से लेके ऑलमोस्ट सारे साइज़ हैं। भैया फैशन के दौर में ऐसी कौन सी चीज़ रखी जो कस्टमर्स आपकी तरफ खींचे? भैया मेनली जो हमारे पास है, हमने डिज़ाइंस जो हमारे पास है जो आजकल चल रहे हैं, जैसे जंप सूट्स हैं, लॉन्ग ड्रेसेस हो गई, वॉचेज़ हैं। आजकल वॉचेज़ का बहुत ट्रेंड है। बंदा देखता है कि वॉचेज़ कैसी फैशनेबल है नहीं है, कौन सा ब्रांड है, क्या है, तो उस हिसाब से हमने सारी वैरायटीज़ की वॉचेस रखी हैं, शेड्स रखे हैं। जो मेनली बंदा फोकस करता है वो ड्रेस पे और शेड्स पे फोकस करता है, तो हमने मेनली वही चीज़ें अपने पास सबसे बेस्ट रखी हैं। बाकी बात में अभी कोई ऑफर देंगे आप? हाँ, अभी स्टार्टिंग वैल्यू में हमने 10% ऑफ रखा है। आप आइए, ट्राई करिए, बाकी आपको जो चीज़ कम लगे उसमें आप हमें बताइए, हम आपको वो अवेलेबल कराएंगे। महानगर की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे अपनी शॉप पे? बस यही अपील है कि एक बार आएँ, ट्राई करें, जो आपको लगे वो आप लीजिए, बाकी जो आपको कमी लगे आप हमें सजेशन दें, हम वो प्रोवाइड करें। यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबर पाकबड़ा से है। पाकबड़ा में एक किसान के घर में घुसकर चोरों ने उसकी भैंस पर ही हाथ साफ कर दिया। पीड़ित किसान द्वारा तहरीर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है। थाना पाकबड़ा के गांव भांडली में एक किसान की घर से ही भैंस चोरी हो गई, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ना तो पाकबड़ा पुलिस और ना ही ग्रोथ सेंटर चौकी इंचार्ज ही उसके घर पर उसका हालचाल लेने या फिर मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। बताया जाता है कि किसान बहुत ही गरीब है और थोड़ी सी ज़मीन और अपनी भैंस के द्वारा ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन रात के समय घर में घुसे चोरों ने उसकी भैंस पर ही हाथ साफ कर दिया। भैंस की कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी थाना पाकबड़ा पुलिस अथवा ग्रोथ सेंटर की पुलिस को उसकी इस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण शायद उन लोगों ने वहां जाकर तक नहीं देखा, जबकि अगर पिछले किसी मामले पर नज़र दौड़ाई जाए और बात रामपुर की हो तो आजम खान साहब की भैंसों को ढूंढने के लिए तमाम फोर्स लगा दी गई थी, लेकिन इस गरीब आदमी की 30,000 कीमत की भैंस चली गई तो चौकी इंचार्ज अथवा सिपाही के अलावा कोई होमगार्ड तक इस मजबूर किसान की खबर लेने तक नहीं पहुंचा, जिससे ऐसा लगता है मानो अब उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद ना के बराबर ही रह गई है। यहाँ पे ये हुआ था, भैंस खुली मेरी। अच्छा। करीब 50,000 कीमत की भैंस। लगभग मैंने 1 बजे तक, 1-1:15 बजे तक मैंने उसे देखा, अपने खूंटे में बंधी रही। उसके बाद मुझे नींद आ गई, फिर पता नहीं किस टाइम वो खुली, कहाँ गई। तलाश करके आया करीब 3 बजे के टाइम पे, मुझे वो कहीं हाथ नहीं आई। रास्ते में उसके पैर लगे हुए मुझे रास्ते में मिले, जो उसने गोबर करा, उसके जासूस से मैं आगे बढ़ा और एक गांव भरना पड़ता है, उसके स्कूल के पीछे रास्ता सीधा जा रहा है, उस रास्ते तक मैंने उसके पैर लगे देखे यहाँ से अपने घर से, और खाली रिपोर्ट भी लगा दिया थाने में। पता नहीं पुलिस वालों ने इस बात का कोई हमारे तक गांव तक कोई आया नहीं। ये किसान अपनी भैंस की तलाश में उसके पैरों के निशान तक देखता हुआ दूर तक देख कर आया, लेकिन तहरीर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस ने इसके घर आकर उस भैंस का खूंटा तक देखना पसंद नहीं किया, जहां पर वो भैंस इसके घर में बंधी रहती थी। ग्राम पंचायत पाकबड़ा में रमजान आने के बावजूद भी सफाई का कार्य शुरू नहीं कराया गया है, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों में ग्राम प्रधान के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो ये शब्द शायद पाकबड़ा क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग हो गया है। यहाँ पर गंदगी की कोई कमी नहीं है। इस गंदगी के कारण तमाम परेशानियाँ भी यहाँ पर होने लगी हैं। इसके अलावा अब रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है। इस महीने में मुसलमान लोग पूरे महीने खुदा की इबादत करते हैं। इसी रास्ते पर मस्जिद भी है, स्कूल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान के पास इतना समय नहीं कि इस कूड़े को यहाँ से उठा दे।
क्योंकि इसी रास्ते पर होकर इबादत के लिए मुसलमानों को मस्जिद तक जाना होगा। लेकिन अगर इसी प्रकार से ये कूड़ा यहाँ पड़ा रहा और बरसात का मौसम आ गया तो शायद नमाजियों को इस दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर यहाँ पर सफाई का काम नहीं होता है तो यहाँ के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और ग्राम प्रधान की होगी। लेकिन अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो पाकबड़ा क्षेत्र में जगह जगह इस तरह की गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन पाकबड़ा के ग्राम प्रधान को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। शायद ये सफाई अब अगले चुनाव से कुछ दिन पहले ही हो, इस बात को भी लोग कहने लगे हैं। मोहम्मद शकील जी, इससे क्या परेशानी होती है यहाँ? इससे ये परेशानी है, रोज 1-2 दिन में दूसरा तीसरा हादसा होते रहते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और इससे लोग बाग बहुत परेशान है, क्योंकि एक गाड़ी निकलने के बाद में दूसरी बाइक कोई सवारी निकल ही नहीं सकती यहाँ से। अब आपका क्या कहना है इसमें? अब ये कहना है कि अगर 4 दिन रमज़ान के रह गए हैं, ये अगर इस 4 दिन के अंदर अंदर ये नहीं उठा है तो हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और प्रशासन की होगी, और नहीं उठता है तो हम इस पर जाम लगवा देंगे। और हमारी यही मांग है, और किससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। हाँ, साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में नमाजी इधर से उधर जाएंगे और किसी वजह से अगर बारिश हो जाती है तो सारे कपड़े कीचड़ में हो जाएंगे, नमाज़ पढ़ने से भी बेकार हो जाएंगे बेचारे। क्या करेंगे रमज़ान के महीने में लोग बात? बताइए, आप देखो जरा क्या हालत है यहाँ। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।